हेलो स्टूडेंट। आज आप वर्चुअल क्लास के अंतर्गत कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र में अध्याय 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी पाठ का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसमें आता है कि जनसांख्यिकी क्या है। देखिए बच्चों, जनसांख्यिकी का जो अर्थ है साधारण भाषा में कह सकते हैं जनसंख्या की सुव्यवस्थित अध्ययन को ही जनसांख्यिकी या जनसांख्यिकी कहते हैं। अब देखिए, अब आता है कि जनसांख्यिकी शब्द क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई है। देखिए, जनसांख्यिकी शब्द डेमोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, तो डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है। देखिए, ये शब्द डेमोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और ग्राफी। डेमो का अर्थ है मनुष्य और ग्राफी का अर्थ है लिखना। तो मनुष्य का जानकारी देना या मनुष्य के बारे में अंकित करना या लिखना, ये जनसांख्यिकी का अर्थ है। अब देखिए, इसी में एक समाजशास्त्री हुए अचीले गुडियार्ड। अचीले गुडियार्ड ने जो है कहा इसके बारे में कि यह वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन करना। कौन सा? जनसांख्यिकी जो है मनुष्य की संख्या के बारे में अध्ययन कराता है। अब देखिए, इसमें आता है कि भाई जनसंख्या या जनगणना क्या है, किस बारे में अध्ययन कराता है। देखिए, इसमें है कि किसी समाज में स्त्री कितनी है, देश में पुरुष कितने हैं, जाति कितने हैं, धर्म कितने हैं, नौकरशाह कितने हैं, शिक्षित वर्ग कितना है, अशिक्षित कितना है, जन्म कितनों का हुआ, मृत्यु कितने की हुई, प्रवास कितनों का हुआ। ये सब जो है इसके जनसांख्यिकी संरचना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब आता देखिए जनसांख्यिकी के प्रकार, कि जनसांख्यिकी के कितने प्रकार है, कितने प्रकार से ये होती है। देखिए, जनसांख्यिकी या जनगणना जो होती है वो होती है आकारिक जनसंख्या, इसके अंतर्गत दूसरी होती है सामाजिक जनसंख्या। तो देखिए, आकारिक का जब हम अध्ययन करते हैं तो कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने उसमें बूढ़े हैं। सामाजिक जनसंख्या के आधार पर हम करते हैं तो देखिए, सामाजिक स्थिति क्या है उस देश की, राजनीतिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है। तो देखिए, ये थे जनसांख्यिकी के प्रकार। अब आगे आता देखिए जनगणना। जनगणना क्या है? जन माने मनुष्य, गणना माने गिनती, के मनुष्य की गणना। देखिए कैसे, क्या मनुष्य की गणना देखिए इस दुनिया में, इस संसार में, भारत में भी और सभी में क्या प्राचीन रीति के अनुसार और आधुनिक रीति के अनुसार। अब देखिए, इसका उल्लेख मिलता है जनगणना के बारे में सबसे पहले अमेरिका में 1790 में आधुनिक जनगणना की गई। उसके बाद यूरोप का जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जनगणना की गई है। अब देखिए, भारत में जनगणना के बारे में बताया गया। देखिए, 1872 में जनगणना आरंभ की, जनगणना की गई है। देखिए, जनगणना क्या है, 1867 से प्रारंभ हुई, 1872 के बीच में की गई। और देखो बच्चों, हमें ध्यान रखना है जब सर्वप्रथम जनगणना का आता है 1872 हमको याद रखना है, और संपूर्ण जो जनगणना हुई है वो 1881 में जनगणना हुई है ये भारत में। अब देखो, स्वतंत्र भारत में आता है, ये तो जनगणना हुई जो है जब ब्रिटेन वासियों का या ब्रिटेन का
के नागरिकों का यह अधिकार था हमारे भारत पर। भारत जब गुलाम था, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 के बाद जो जनगणना हुई है वो हुई 1951 में, और फिर उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। अभी अंतिम जो जनगणना हुई है वो 2011 ईस्वी में हुई, और अब आगामी जो जनगणना होगी भारत में वो 2021 में होगी। अब देखिए, वैसे तो जो है भारत दुनिया का जनसंख्या में दूसरा देश है, चीन सबसे आगे है, लेकिन चीन में इस प्रकार की नियमित जनगणना नहीं की जाती है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत ये जनगणना की जाती है, और ये विश्व भर में सारी दुनिया में जनगणना किए जाने का सबसे बड़ा कार्य भारत में होता है। अब देखिए, आगे आता है कि जनसांख्यिकी के सिद्धांत क्या है। तो देखिए, जनसांख्यिकी सिद्धांत के बारे में माल्थस महोदय ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया। टॉमस रॉबर्ट्स माल्थस इनका पूरा नाम था। 1798 में एक जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा। वो लेख था एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस लेख में उन्होंने जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अपना वर्णन किया। अब देखो, उन्होंने कहा अपने सिद्धांत में निराशावादी बातें कही। इनके सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत भी कहा गया है। उन्होंने कहा, देखिए, मनुष्यों की जनसंख्या तो तीव्रता से बढ़ती जाएगी, लेकिन संसाधन नहीं बढ़ने, और जब संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो मनुष्य की स्थिति क्या रहनी है? मनुष्य की स्थिति निर्धन ही रहनी है। इन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत में? एक निराशावादी बात को कहा है। अब देखिए कैसे क्या है, इन दो माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देखिए, जनसंख्या की जो वृद्धि होनी है वो होनी है ज्यामितिक अनुपात में। ज्यामितिक अनुपात में कैसे? देखिए, 1, 2, 4, 8, 16, तो ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होनी है जनसंख्या की। और खाद्य पदार्थ और संसाधन की जो वृद्धि होनी है वो गणित अनुपात में होनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, 5 पॉइंट तक हमने देखा, 5 पॉइंट तक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 16, और खाद्यान्न वृद्धि जो हुई है वो हुई है 5। तो अंतर कितना आया? 11। तो मनुष्य क्या होता है, इससे सिद्ध होता है वो निर्धन का निर्धन रहना है। अब देखिए, हमें यदि समृद्धि करनी है, अपना विकास करना है, तो हमको नियंत्रण करना होगा। देखिए, जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जो तरीके हैं वो प्रकृति भी अपनाती है और मनुष्य को भी अपनाने होंगे। प्रकृति के जब जनसंख्या बढ़ती है तो महामारी, अकाल आते हैं। देखिए, अभी पूरे भूभाग पर समय समय पर ऐसी जो घटनाएं होती, प्राकृतिक प्रकोप होते रहे हैं, और मनुष्य को इसके लिए सजग होना होगा। अब देखिए, आगे आता है माल्थस के सिद्धांत की आलोचना। देखिए, माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की है। इसमें उदारवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों ने इस सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने कहा भी जन्म दर घटी है तो मृत्यु दर भी घटी है, खाद्य पदार्थ में वृद्धि भी हुई है, और लोग क्या करने लगे हैं भाई, कहाँ कमी होगी, कहाँ होगा, व्यापार भी करने लगे हैं। तो इस प्रकार आलोचना की। अब देखिए, आगे आता है कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है, कैसे? देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब 3 अवस्था क्या? देखिए, प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। देखिए, प्रथम अवस्था में क्या है, जो आते हैं अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश क्या है? अफ्रीका जैसे देश। देखिए, यहाँ पर मनुष्य अशिक्षित, गरीब, जन्म दर अधिक, मृत्यु दर अधिक। क्योंकि जन्म दर भी अधिक होगी, मृत्यु दर भी अधिक होगी। यहाँ पर क्या होगी, इन देशों में
उसके दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था में है अल्प विकसित देश। इसमें जो विक, विकासशील देश में जैसे भारत, पाकिस्तान आदि, इनमें देखिए ये कुछ क्या हुआ, इनमें क्या थे, मनुष्य अशिक्षित थे, इसमें कुछ उन्नत हुए, शिक्षित हुए। देखिए जन्म दर भी अधिक हुई, मृत्यु दर भी कुछ कम हुई। मृत्यु दर कम क्यों हुई? देखिए मृत्यु दर कम होने पे यहाँ पर कुछ चिकित्सा सुविधाएं क्या हुई हैं, यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं। जब चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, कुछ साक्षरता बढ़ी है, कुछ उन्नति भी बढ़ी है, तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि काफी हुई है। और आगे चलकर क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति यहाँ पर बनती चली गई है। तीसरी जो अवस्था है वो अवस्था है, ये है विकसित देश। विकसित देश में है अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश आते हैं इस अवस्था में। तो इसमें देखिए शिक्षित भी हुए, जागरूक भी हुए, जन्म दर भी क्या हुई, कम हुई, और मृत्यु दर भी कम हुई, क्योंकि यहां पर सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन यहां भी क्या हुआ, यहां भी धीरे धीरे जो है जनसंख्या इस विस्फोट की स्थिति बढ़ी है। तो देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत की ये अवस्थाएं थी। अब देखिए जनसंख्या की सामान्य अवधारणाएं क्या हैं। सामान्य अवधारणा में हम जानेंगे। देखिए जन्म दर क्या है। अब इसे जन्म दर आया पर, जन्म दर से तात्पर्य है प्रति 1000 लोगों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। दूसरा आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी क्या है, प्रत्येक 1000 लोगों के पीछे मरने वालों की जो संख्या है उसे मृत्यु दर हम कहते हैं। अब आगे आता है प्रतिस्थापन का स्तर। देखिए प्रतिस्थापन का स्तर में क्या है, नई पीढ़ी जन्मी, पुरानी पीढ़ी खत्म हुई, क्या उनके मरने के बाद उनके स्थान पर दूसरे नए जो लोगों ने जन्म लिया, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन। अब देखिए प्रतिस्थापन के स्तर को हम 3 रूप में समझ सकते हैं। देखिए प्रतिस्थापन स्तर होता है धनात्मक, ऋणात्मक और स्थिर। देखिए धनात्मक में क्या है, धनात्मक में पैदा अधिक हुए मरे कम, तो वहां पर धनात्मक स्थिति है। देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये इसके उदाहरण धनात्मक प्रतिस्थापन के। अब दूसरा आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या है, यहां पर जो है मरे अधिक पैदा कम हुई, जन्म दर कम हुई, तो यहां पर ऋणात्मक है केरल में। अब है स्थिर। स्थिर में क्या है, मरने वाले भी उतने ही हैं और जन्म लेने वाले भी बराबर हैं, तो स्थिर प्रतिस्थापन कहते हैं हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक ऐसे देश हैं। अब आता है देखिए प्रजनन दर है। प्रजनन दर में क्या है, शिशु मृत्यु दर। देखिए शिशु मृत्यु दर को हम कैसे जान सकते हैं, देखिए बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने पर 1000 बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के जो मृत बच्चों की संख्या जो होती है उसको हम शिशु मृत्यु दर हम कहते हैं। 1 वर्ष के होते होते जो बच्चे मर जाते हैं मृत्यु दर है। अब आती है मातृत्व दर। मातृत्व दर क्या है, प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे प्रसव के दौरान, देखा होगा प्रसव के दौरान स्त्रियां मर जाती हैं, उन मरने वाली स्त्रियों की संख्या को मातृत्व दर कहते हैं। अब आता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कहते हैं स्त्री और पुरुष का अनुपात, जन्म लेने का अनुपात या संख्या कितनी है, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, उनकी जनसंख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं। अब आता है आगे आयु संरचना। देखिए आयु संरचना क्या है, 3 भागों में हम इसको आयु संरचना को हम कर सकते हैं। जैसे भारत में 6 से 15 वर्ष युवा वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। फिर है 16 से 65 कार्यशील जनसंख्या, और 65 से ऊपर वाली जो जनसंख्या है इसको हम जो पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाली जनसंख्या हम कह सकते हैं। अब देखिए
जहां पर 6 से 15 और 65 वर्ष से ऊपर के लोगों की जो जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, उस देश की व्यवस्था खराब हो जाती है, क्योंकि उस पर क्रियाशील जो जनसंख्या जो है उस 1665 वाली पर उस पर वजन बढ़ जाता है। तो देखिए, ये प्रजनन दरें, लिंग अनुपात, आपने ये सब जनसंख्या की सामान्य अवधारणाएं और प्रजनन दरों में जानी। अब आती है देखिए भारत में जनसंख्या की वृद्धि कैसे कैसे। अब देखिए, जनगणना हुई 1901 में। जब जनगणना हुई, हमारे यहाँ पर जो है 23 करोड़ 82 लाख जनसंख्या थी। 1911 में हुई 25 करोड़ 20 लाख जनसंख्या। 1921 में 25 करोड़ 13 लाख जनसंख्या। 1931 में 27 करोड़ 89 लाख। 1941 में 31 करोड़ 86 लाख। 1951 में 36 करोड़ 10 लाख और 1961 में 43 करोड़ 92 लाख। ये क्या थी? औसत वृद्धि थी जनसंख्या की। अब आता 1971 में 54 करोड़ 81 लाख। 1981 में 68 करोड़ 33 लाख। 1991 में 84 करोड़ 63 लाख। 2001 में 102 करोड़ 70 लाख और 2011 में हम हो गए 121 करोड़ 7 लाख। ये तीव्र वृद्धि की जनसंख्या थी। अब देखिए, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना क्या है। देखिए, भारत क्या है कि युवाओं का देश है। यहाँ पर 15 वर्ष से कम आयु वाले युवाओं का ये देश है। और चीन को क्या कहते हैं? बूढ़ों का देश कहते हैं। यहाँ पर 65 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या अधिक है। अब देखिए, आगे आता है कि हमारा लिंग अनुपात गिरता हुआ जा रहा है। अब देखिए, लिंग अनुपात गिरता कैसे जा रहा है। देखिए, 100 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या है, वो संख्या जो है घटती हुई चली जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें लिंग अनुपात घटा है और केरल में लिंग अनुपात ठीक है। लिंग अनुपात जो है घटने के जो है कुछ कारण हैं। देखिए, कम उम्र में विवाह करना, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है। दूसरा, प्रसव पूर्व भ्रूण की जांच कराना, कन्या होने पर गर्भपात कराना, ये भी कारण है। और साक्षरता भी एक इसका कारण है। तो ये सब किसके हैं? ये लिंग अनुपात घटने के कारण है। अनुपात घटने के बाद जो है एक शब्द है साक्षरता। देखिए, साक्षरता का क्या है? भारत की स्थिति जो है बहुत खराब थी। देखिए, भारत में जो है साक्षरता में अभी भी पीछे है। देखिए, सन 1951 में जब जनगणना हुई, भारत की साक्षरता जनसंख्या कितनी थी? 18.3 भाग ही साक्षर था। जो अब जो 2011 में जनगणना हुई तो 74.04 साक्षरता की जो दर बढ़ गई जो है माना गया है। अब देखिए, इसमें क्या साक्षरता से क्या साक्षर किनको माना गया है? ये नहीं कि भाई कोई जो उसकी डिग्री मिल जाए कि किसी परीक्षा को पास करना है। साक्षरता से है बच्चों कि किसी भी भाषा का ज्ञान होना या उसको पढ़ना लिखना जानता हो, उसी व्यक्ति को क्या कहा गया है? साक्षर कहा गया है। अब आगे आता देखिए, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का वितरण। देखिए बच्चों, भारत को क्या कहा गया है? भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और गांव की जनसंख्या का मूल व्यवसाय वो क्या है? कृषि है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार 72% जनसंख्या कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। लेकिन क्या है, वहां समस्या आती हुई, लोग क्या है जागरूक हुए
और रोजगार के लिए क्या करने लगे, नगरों की तरफ को पलायन करने लगे, अपने मूल व्यवसाय कृषि को छोड़कर और रोजगार की तलाश में, सुख सुविधा की तलाश में गांव को छोड़कर, क्योंकि गांव में सुख सुविधाओं के अभाव थे, शहरों में सुख सुविधाओं के अभाव नहीं था, सुख सुविधाएं अधिक थी और रोजगार के साधन अधिक थे। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर नगरों की तरफ लोग आने लगे, नगरों की जनसंख्या को बढ़ाने लगे। अब देखिए, भारत ने एक जनसंख्या नीति को अपनाया। 1952 में भारत ने देखिए एक जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसके लिए सन 1952 में एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की, NFPP। दूसरा क्या किया, जनसंख्या नीति के तहत समाज के लोगों को जागरूक किया गया कि भाई सब लोग जनसंख्या को नियंत्रित करें, यदि जनसंख्या नियंत्रित नहीं करेंगे तो पृथ्वी पर स्थिति क्या, भारत में स्थिति जो है दयनीय हो जाएगी। दूसरा, जन्म निरोधक पद्धतियों के द्वारा जन्म दर नियंत्रित करें। देखिए जो साधन है उन साधनों को अपनाकर क्या करना चाहिए, हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, 1975-1977 में भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन था। उस समय आपातकाल इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगाने पर देखिए उनके पुत्र थे स्वर्गीय संजय गांधी। उन्होंने जबरन बड़े पैमाने पर पुरुषों की जबरन नसबंदी की, जो थी गलत बात थी, और स्त्रियों की नलबंदी की गई। अब देखिए, इस जबरदस्ती आपातकाल में जो बहुत बड़ी संख्या में या वृद्ध बधियाकरण या नसबंदीकरण के जो शिविर थे, इन शिविरों के लगाने के कारण जो सरकारी कर्मचारी थे वो कर्मचारी क्या होने लगे, भयभीत होने लगे, डरने लगे, दबाव में रहने लगे। अब आगे चलकर इस कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया NFWP। इसका क्या होगा, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये होगा नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ, स्त्री हो या पुरुष वो सब अपनी इच्छा से नलबंदी या नसबंदी करा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसके अंदर देखिए क्यों कराई जाती है ये जनगणना। देखिए जनगणना बच्चों इसलिए कराई जाती है क्योंकि जिससे क्या हो सके, हम देश की स्थिति, पॉपुलेशन की स्थिति क्या है और हम अपने देश का जो विकास उसी के अनुरूप कर सकें। डाटाओं के आधार पर ही, जब डाटा जो आंकड़े इस जनगणना से हमको प्राप्त होते हैं, तभी हम देश का पूर्ण विकास कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस वीडियो में यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप मेरे से कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो लंबी है और ये पाठ थोड़ा सा कठिन है। धन्यवाद।